थैंक यू फॉर जी। हमारा टॉपिक है जी, जो आज मैं इसको हेडिंग दूंगा जी, क्रेब साइकिल पार्ट 2, जो कि तकरीबन हाफ हो चुका हुआ है और सेकंड हाफ। और जो मुझे याद है, सक्सीनिक एसिड और जीटीपी की फॉर्मेशन, ये सवाल मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि जीटीपी कहाँ यूटिलाइज होती है। उसका आंसर था कि जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वहाँ पे डायरेक्टली जीटीपी यूज हो सकती है, वगैरह जीटीपी एटीपी दोनों इंटरकनेक्टेबल हैं, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है दोनों में। बहरहाल हम यहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं, क्रेब साइकिल का काफ़ी सब मुकम्मल हो गया था और हम पहुँच गए थे अप टू फॉर्मेशन ऑफ 16 एफिस। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो बुक आपके पास, उसके मुताबिक 1 2 3 4 5 स्टेप नंबर 6 है। इस बुक के मुताबिक जो हम पढ़ रहे हैं इनकल्चर के मुताबिक, अगर आप बायोकेमिस्ट्री की कोई अदर बुक देख रहे हो तो ये थोड़ा सा आगे होगा, चूँकि कुछ स्टेप मिस हैं जो शो नहीं किया गया हो यहाँ पे। बहरहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना ही काफ़ी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप में सक्सीनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में। बहुत ही मशहूर रिएक्शन, एफएडी से एफएडीएच2 बन रहा है। ये वो रिएक्शन है जहाँ आपके सामने फर्स्ट टाइम एफएडीएच का नाम आ रहा है। जैसे एनएडी था निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो एफएडी है फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये मशहूर डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि यूज होते हैं एज कोएंजाइम, आप नाम से वाकिफ हैं पहले से, एज प्रोटॉन कैरियर। जैसे एनएडीएच प्रोटॉन कैरियर है, एफएडी प्रोटॉन कैरियर है, और यही एनएडीएच और एफएडीएच बाद में एटीपी तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जैसे यहाँ भी दिखाया गया होगा। अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो किसी को याद रहा हो। एनएडीएच और एफएडीएच की एनर्जी में क्या डिफरेंस है? डू यू रिमेंबर एनीवन, समवन? सर FADH2 जो है वो 2 ATPs के इक्वल होता है और NADH जो है वो 3 ATPs के इक्वल होता है। आपका जवाब तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट नोट कीजिएगा। NADH से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हासिल होते हैं। जब NADH यूटिलाइज होता है एटीसी में, तो वो हमें 3 एटीपी प्रोवाइड करता है। याद रखिए, इसमें एनर्जी ज्यादा है, लेकिन उसमें से जो यूजेबल एनर्जी है जिससे एटीपी बनती है वो सिर्फ 3 बना सकता है। कुछ एनर्जी आप ऑलरेडी जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है एज हीट। इसमें एनर्जी 3 एटीपी से ज्यादा है एक्चुअली, लेकिन जो ये प्रोवाइड कर सकता है वो सिर्फ 3 है। ऐसे ही एफओडीएच में एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इससे सिर्फ 2 एटीपी हासिल होती है, यानी एनएडीएच के मुकाबले में ये लेस एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी याद रखिएगा, हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पे एक पायरुविक एसिड से क्रेब साइकिल को शो कर रहे हैं। चूंकि ग्लूकोज से 2 बने होते हैं, इन सबको हम डबल करेंगे जब हम इसके एनर्जी बैलेंस शीट निकालेंगे, ये सब चीजें डबल हो जाएंगी। यहाँ पे एक एफएडी का मतलब है एक ग्लूकोज से आखिरकार यहाँ पे 2 एफएडीएच हासिल है। हमारा अगला रिएक्शन जो कि सेकंड लास्ट रिएक्शन है, फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में। और आखिरी रिएक्शन जो कि एक बार फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड बैक इनटू द कंपाउंड फ्रॉम व्हिच वी स्टार्टेड Krebs cycle, and the compound was oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid 4 कार्बन एसिड था। तो देखिए, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सीनिक एसिड और 69 को ए, ये सारे के सारे 4 कार्बन एसिड्स। इन सब में 4 कार्बन होते हैं। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया जी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, और उर्दू या पंजाबी का मुहावरा बहुत मशहूर मारूफ है, जिथे दिखोती उत्थे अनखलोती। ये बहुत ही मशहूर मारूफ है हमारे यहाँ। हम आखिरकार वहीं पहुंच गए हैं, चले थे जहां से हम ऑक्सियल स्टेट से हमने स्टार्ट किया था क्रेब साइकिल को, हम उस जगह पे पहुंच गए। अब इसी को दूसरे लफ्जों में हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जब मैलिक एसिड से ओ ए बनता है तो यहाँ भी एनएडी से एनएडीएच2 बनता है, और ज़ाहिर यहाँ पे एक शो हो रहा है एक्चुअली 2 फॉर्मिक एसिड से 2 एनएडीएच यहाँ पे हो जाएंगे, और ये सब एनएडीएच एफएडीएच आखिरकार चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये तो है जी ऑल अबाउट क्रेब साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन क्रेब साइकिल की कुछ इम्पोर्टेंस जो ना सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में बल्कि वो हर जानदार के लिहाज से, आपने देखा है कि क्रेब साइकिल के अंदर बहुत से एसिड आपके सामने है। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ब्यूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनिक एसिड, पैरिक एसिड, मैलिक एसिड, और दोबारा वापस ऑक्सैलिक एसिड। अब ये तमाम एसिड जिनमें 6 कार्बन, 5 कार्बन और 4 कार्बन एसिड शामिल हैं,
ये सब के सब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मैं तो बोल रहा हूँ। Krebs cycle is called hub of cellular metabolism. Krebs cycle is called hub, HUB, hub of cellular metabolism. क्या आपने ये पिछला पहले से कहीं पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है? आप समझते हैं कि क्या है, इसका क्या मतलब जी है? सर, पढ़ा यस सर, पढ़ा हुआ है। जी, दो लोगों ने जवाब दिया है जी। तो आप इसे को बताना चाहेगा ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है? यस सर, हब। सर हब का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, वो इंटरमीडिएट्स के लिए यूज किया गया है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के लिए। जी, और कोई जी? अक्सर एक्सप्लेन करना है लोग को, why it is called hub। उम्र का जवाब गलत है। सर यहाँ पे ज्यादा एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स जनरेट हो रहे हैं। आपका जवाब भी गलत है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Krebs cycle is called hub of cellular metabolism. What is this? सर बेसिकली अगर ग्लाइकोलाइसिस को हम देखें तो उसका भी जो सा एंड प्रोडक्ट है वो आगे मीट करता है क्रेब्स साइकिल में। इसी तरह फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो वहां से भी जो एंड प्रोडक्ट है वो आगे मीट करता है क्रेब्स साइकिल में। तो सर प्रोटीन्स का भी इसलिए इसको हब बोला जाता है कि मुख्तलिफ रिएक्शंस का मेन एक सेंटर आगे बन रहा है क्रेब्स साइकिल। जी, उस्मान का जवाब रेलेवेंट है और कदरे बेहतर है, तकरीबन ठीक है। इसमें एक दो चीज़ों में फर्क होगा डिटेल में। जहाँ तक उस्मान ने बताया यहाँ तक ठीक है। इसकी बात नोट कीजिए कि जो असल लफ्ज़ था, आपने किसी ने भी मेरे असल सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने हब पूछा था, हब क्या होता है, आप में से किसी ने भी हब का जवाब नहीं दिया, कुछ और चीज़ें बता दी। फैसलाबाद देखा है किसी ने? आप में से कोई फैसलाबाद गया हो? जी सर। अच्छा जी, और किसी ने देखा जी फैसलाबाद? जी सर मैंने देखा हुआ। यस सर। चलिए, काफी लोग जिन्होंने देखा हुआ है। फैसलाबाद में सबसे, आपके ख्याल के मुताबिक सबसे अहम, सबसे मशहूर चीज कौन सी है? कपड़ा सर, कपड़ा। और कोई चीज? सर घंटाघर बाजार। जी, आपका जवाब दुरुस्त है जी। फैसलाबाद का जो मरकज है वो घंटा घर है, सेंट्रल पॉइंट। उर्दू में एक्सेस, इंग्लिश में एक्सेस कहते हैं इसको, एक्सेस या एक्सेल के नाम से आप वाकिफ हैं। गाड़ी के अंदर पहिया, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी मशीन हो, उसमें पहिए मौजूद है और पहिए के सेंटर में जो जगह होती है वो एक्सेल, उसी एक्सेल को हब कहते हैं। ये अब जो मेरी वर्डिंग आपने गौर नहीं किया था, मैंने रफस बोला था, Krebs cycle is called hub of cellular metabolism। ये एक्सेल है, सेंट्रल एक्सिस है, जहां तमाम मेटाबॉलिज्म मीट करते हैं। अब जो पहले दो जवाब थे उस्मान के, कि जब ग्लूकोज या कार्बन से कोई चीज अगर आई है बॉडी में फूड के तौर पे, वो ब्रेक होकर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए वो एंटर हो गया। अगर लिपिड्स हैं तो वो ब्रेक होकर एसिटाइल कोए वो एंटर हो गया। अगर प्रोटीन्स हैं, फर्ज कीजिए आपको किसी शादी पे जाने का मौका मिल जाता है, फीमेल्स की बात हो रही है, नॉट फॉर फीमेल्स, किसी मेल को किसी शादी में जाने का मौका मिल जाए तो, और वहां पे मुर्गे मुसल्लम पड़ा हो, तो एक एक बंदा वहां का दो दो कुकड़ खा जाता है। उसका ये ख्याल होता है कि मैंने बहुत सा खा लिया, अब एक महीना गोश्त नहीं खाना है। क्या उसने ठीक किया, गलत किया? जी, आई एम श्योर सब लोगों ने शादियां देखी होंगी, लोग ऐसे खाते हैं जैसे आखिरी खाना है और आखिरी शादी है। याद रखिए कि वो लोग जो बहुत सारा गोश्त एक बार खा जाते हैं, उसमें से बड़े मुश्किल से 200-300 ग्राम उनकी बॉडी में यूज हो सकेगा, और यूज भी कैसे होगा, वो बहुत सी प्रॉब्लम का बायस बनेगा। ये चूंकि मेरी कोशिश होती है कि जनरल का कोई पॉइंट जो रिलेटेड टॉपिक है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आप बहुत सा गोश्त इकट्ठा खा लेते हैं तो उसका फायदा बहुत ही कम और नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। फिर सुन लीजिए, जब आप इकट्ठा बहुत सा गोश्त खा लेते हैं उसका फायदा बहुत थोड़ा होता है और उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। उर्दू का बहुत मशहूर मुहावरा है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। अगर किसी को ऐसे ही बहुत सा गोश्त खाने का मौका मिल जाए तो सब समझे कि वो अपने हाथों से खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। एक बंदे को एक दिन में एवरेज 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। मैंने एवरेज का जिक्र किया है क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। 200-300 से ज्यादा ग्राम
प्रोटीन बॉडी में यूज हो ही नहीं सकती है, वो वेस्ट हो जाएगी। और वो जो 100 ग्राम से ज़्यादा होगी वो डीएमिनेट होकर बॉडी में बहुत सा अमोनिया, बहुत सा यूरिया, बहुत सा यूरिक एसिड, ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता मोटे हो जाते हैं और जोड़ों के दर्द के मरीज हो जाते हैं और फिर गोश्त बंद हो जाता है उनका। दोबारा गौर कीजिए, जो हमारा असल टॉपिक है कि प्रोटीन्स, एक बंदा सिर्फ गोश्त खा रहा है, हमारी बॉडी नेचर ने ऐसे बनाई है कि वो बेसिकली नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है। कार्बोहाइड्रेट कम हो तो फिर वो लिपिड को यूज करती है, वो भी ना हो तो फिर वो प्रोटीन को यूज करती है। नंबर 3 पे प्रोटीन की बारी आती है। पहले याद रखिए, जब प्रोटीन टूटती हैं तो मुख्तलिफ अमीनो एसिड बनते हैं, उनमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो इंटरचेंजेबल हैं, यानी जो एंटर हो सकते हैं क्रेब साइकिल में। इसका ऑपोजिट भी है कि क्रेब साइकिल से कुछ अमीनो एसिड को, जो कुछ जो ऑर्गेनिक एसिड हैं, इनको निकाल के इनसे अमीनो एसिड बन सकते हैं और उन अमीनो एसिड से आगे प्रोटीन बन सकती है। ये दोनों आपस में चीजें इंटरचेंजेबल हैं, दोनों तरह से पॉसिबिलिटी। वेल, ये था जी वो पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, और वो था पॉइंट के क्रेब साइकिल इज कॉल्ड हब ऑफ सेलुलर मैट्रिक्स। अब दोबारा नोट कीजिएगा, अब ये जनरल डिस्कशन है क्रेब साइकिल के हवाले से। आपके सामने चूंकि पूरा साइकिल होगा, इसमें 3 जगह पे एनएडीएच बना है 3 बार, और अगर हम 2 फॉर्मूले ले लें तो 6 बार हो गया। एक जगह पे एफडीएच बना है, जिसका मतलब है एक ने मिलकर 2 एफडीएच बना है, और एक जगह पे जीटी बनी है, उसको एक की बजाय 2, क्योंकि हम ग्लूकोज के रफ्ते से बात कर रहे हैं। एक ग्लूकोज से 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा और 2 जीटीपी हासिल होंगी, 6 एनएडीएच हासिल होंगे और 2 एफडीएच हासिल होंगे। और ये सब कुछ चला जाएगा ईटीसी में, जो एनएडीएच एफडीएच है, और उनसे आगे फर्दर हमें बहुत सी एटीपी हासिल होगी, इनडायरेक्टली हासिल होगी। तो डायरेक्टली एनएडीएच, एफडीएच और 2 जीटीपी के मॉलिक्यूल, जो कि इक्वल टू 2 एटीपी है। जबकि जब वो ईटीसी में जाएंगे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा सिलसिले का, तो फिर उससे आगे बहुत सी एनर्जी, जिसका जिक्र हमारे अगले टॉपिक पे आ रहा है। बहरहाल यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी, जिसका नाम था क्रेब्स साइकिल। अब चूंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब हमने आखिरी हिस्से में जाना है, और हमारा आखिरी हिस्सा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर जी, ये मुझे याद आया जी, ये इसी पेज को देखिए दोबारा, 186 आपके पास पहले से मौजूद है। इसमें 186 के ऊपर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत आम इक्वेशन है। ऑक्सैलिक एसीटेट से एस्पार्टेट बन सकता है, एस्पार्टेट से आगे लाइसिन, थ्रीनिन बन सकते हैं, मेथिलीन बन सकते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, आर्जिनिन और प्रोटीन, ये चंद अमीनो एसिड का नाम, ये सब बन सकते हैं। जो चीज़ें बन सकती हैं उनसे इसका ऑपोजिट ऑक्सैलिक एसीटेट या अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड भी बन सकते हैं। ये वो मेटाबॉलिज्म की जो बात थी, वो ये इस रेफरेंस में थी, जो कि आपकी बुक के अंदर यहाँ पर दिया है। ये है जी, और इसके साथ ही हमारा क्रेब साइकिल कंप्लीट हो गया है। हमारे क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। ये हमारे रेस्पिरेशन के हवाले से ट्रांसमिशन का आखिरी और तीसरा हिस्सा। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अल्फाज हैं, बहुत सी डायग्राम पॉसिबल हैं। देखना ये है कि आप इस बुक में कौन सी डायग्राम दी हुई है और वो किस हद तक हमारे काम आएगी। जी, इसमें जो डायग्राम पेज नंबर 187 पे दी हुई है, इसमें सिर्फ इसी हद तक ही है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं इंडक्शन से, एनएडीएच और एफएडीएच, और कितनी एटीपी हासिल हो रही है। इसमें एज सच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ नहीं दिखाई हुई है। अगले पेज के ऊपर भी कुछ और है, कुछ और है। ट्रांसपोर्ट चेन का जिक्र इसने सिर्फ डायग्राम में जस्ट खानापुरी के तौर पे है जी कहीं पे, वो है जी पेज नंबर 189 पे, और कहीं और डायग्राम पॉसिबल हो सकती है, इसमें इतनी हद तक डायग्राम ना दी हुई हो। जी, किसी ने पहले से पैरेलल को चेक किया हो, देखा हो किसी ने डायग्राम इसमें कोई दी हुई है कि नहीं दी हुई है? इससे पहले भी हो सकती है, यहाँ नहीं, कुछ शुरू में दे दी हो रही है। चलें, बल आई एम श्योर सर 178 चेक करें, 178 पेज नंबर 178। आप लोगों ने आई एम श्योर जी को है दिया हुआ इसने कुछ और,
आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे ज़ाहिर है कि लेनिंजर से या जिस बुक से आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है वहाँ पे या किसी और बुक में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी हुई होगी। आपने उसको मैच कर लेना है पेज नंबर 178 के साथ। आपने अपने उस डायग्राम को जो आपने किसी बायोकेमिस्ट्री की बुक में देखी हुई है इस डायग्राम यानी पेज 178 के साथ मैच कर लेना है। इन जनरल डायग्राम ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम। इन जनरल डायग्राम यहाँ बनी हुई है, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड। अब डिपेंड करता है कि आपने किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो क्लासिकल बनाई जाती है उसको उसके जहन में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। इसमें क्या फ़र्क है डायग्राम में, को बताना चाहेगा? काल्जर की डायग्राम में और किसी और बुक में बनी हुई डायग्राम में कोई डिफरेंस आपने नोट किया हो, कोई स्पेसिफिक डिफरेंस, कोई पोटेंशियल डिफरेंस? मैं लफ्ज़ बोल दिया मैंने जब मैं सुनना चाह रहा था आपसे। जी पार्टिसिपेंट मेरे पास 28 है जी और चैट 26 की है। जो 2 बच्चे लेट आए हैं अटेंडेंस मार्क करें। लेट कमर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जी किसी ने जवाब नहीं दिया है जी। क्या डिफरेंस है इस डायग्राम में और उस डायग्राम में जो आपने किसी बायोकेमिस्ट्री की बुक में देखी हो? किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलिए बहरहाल मैं कोशिश करूंगा जी कि इस डायग्राम के साथ साथ जो अदर बुक्स में डायग्राम है उसको साथ इसको कोरिलेट कर दूं ताकि अगर आप कोई और सर इस पे तो डायग्राम जो मुझे तो खैर डायग्राम नहीं मिली, पेज खोला हुआ है, लेकिन जो मैंने सर डायग्राम पढ़ी हुई है इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए सर उसमें मैंने वो कम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, 4 कम्प्लेक्सेस बनते हैं, फिर वो ठीक है वहां से वो ये हाँ नहीं एटीपी वगैरह वो बनते हैं सर। आपको कल्चर है कि नहीं है इसके? यस सर है। आप इसका 178 पेज निकालें जहाँ पे सिंपल डायग्राम 178 178 पे सिंपल डायग्राम मौजूद है, जबकि बायोकेमिस्ट्री में इससे Yes, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब रीजन ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं किए गए। इलेक्ट्रॉन नो सर। ट्रांसपोर्ट में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो शो नहीं किए गए। और जो चीज मैं इसमें सुनना चाह रहा था आप लोगों से, अब जो उमर ने जवाब दे दिया इसका मतलब उमर ने वो डायग्राम देखी हुई है। याद रखिए जो यस क्लासिकली हम डायग्राम को जब शो करते हैं इसको स्ट्रेट लाइन के बजाय तिरछी शो करते हैं, ये शो करने के लिए कि जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जिस साइड के ऊपर आपका वो था क्रैब साइकिल का, वहां पे जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं एनएडीएच एक्टिव वो हाई एनर्जी में है और एंड के ऊपर जो चीज बन रही है इन वाटर वो लोएस्ट एनर्जी में है। इसी डायग्राम को अगर आप तिरछा बना दें, आप समझते हैं तिरछा क्या होता है, ऊपर से नीचे स्लंटिंग करना है, जी सर। तो वो इंडिकेट करेगा हाई एनर्जी से आप लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं वो। लेकिन दूसरा पॉइंट वो है कि आगे इसके अंदर जो कम्प्लेक्सेस होते हैं इस बुक में उसका जिक्र नहीं है, मैं कोशिश करूंगा साथ साथ उनको मेंशन करता जाऊं ताकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए जी अब हमारा मैं उसी रेफरेंस से लेकर चलूंगा जो पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी NADHQ रिडक्टेस। मैंने लफ्ज बोला है, मेरे लफ्ज पे गौर करना है आपने। NADHQ रिडक्टेस, मैं दूसरा लफ्ज बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स वन। जी अगर उम्र के पास वो डायग्राम है तो मैच कर लीजिए उसके साथ। दोबारा वर्क कीजिएगा, खा वो क्रैब साइकिल से आए, ग्लाइकोलाइसिस से आए, लिंक रिएक्शन से आए, जहां से भी NADH आ रही है उसमें बहुत सी एनर्जी मौजूद है। वो एंजाइम जो इसको कंट्रोल करेगा, वो बल्कि एंजाइम का नहीं बल्कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा वो कॉम्प्लेक्स वन कहलाता है। और उसमें जो एंजाइम का नाम मैंने बोला था वो NADH की रिडक्टेस है। बहरहाल यहाँ भी आप चेक कीजिए NADH आ रहा है और उसकी जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी ADP प्लस फॉस्फेट को मिला के ATP बनाने में इस्तेमाल हो रही है। ATP का मॉलिक्यूल बन गया, दरमियान में फ्लेवोप्रोटीन FMNH2 और उसके आगे कोएंजाइम Q। ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक सिर्फ NADH ATP बनी है और इसके आगे कोएंजाइम Q है, ये इस जगह तक जो था इस साइड पे, इसमें उसका जिक्र नहीं करना है, FADH का जिक्र नहीं करना है यहाँ पे। तो ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स वन, इतना हिस्सा कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू एक साइड रिएक्शन है जो इसमें तो बिल्कुल शो नहीं किया हुआ। बेल्जर ने कॉम्प्लेक्स टू के रेफरेंस से चुके नहीं है। याद रखें क्रैब साइकिल से जहां से FADH आता है, इस FADH से जब रिएक्शन होगा तो FADH से प्रोटॉन निकलेंगे और ये FAD में कन्वर्ट हो जाएगा
और ये भी कोएंजाइम क्यू को जो है रिड्यूस कर देगा। वो FADH2 रिडक्टेज एंजाइम का नाम उसमें होगा, FAD, वो कॉम्प्लेक्स 2 है। अब अगर दोबारा देखेंगे कि अगर आपने NAD से शुरू किया है तो उस पूरी चेन में आपको 3 जगह ATP नजर आएगा। अगर आप FADH से शुरू करते हैं तो सिर्फ 2 ATP, यानी NAD से 3 ATP हासिल होती हैं और FADH से हमें सिर्फ 2 ATP हासिल हो सकती है। नेक्स्ट आगे आ जाए, जहाँ पे कोएंजाइम क्यू है उसके आगे साइटोक्रोम B और उसके आगे साइटोक्रोम C1। इसमें फेरस और फेरिक, अब चूंकि Fe+2 Fe+3 केमिस्ट्री आप लोगों ने बहुत सी पढ़ी हुई है, इस लफ्जों से वाकिफ है। साइटोक्रोम इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल, और यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि जी, तो ये सवाल मुझे याद आ गया जी जाना, क्या आप ऐसे को बताना चाहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? व्हाट इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, कौन सी वाली कहाँ पे करके? इनर मेम्ब्रेन। इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन होती है सर। नहीं, उम्र के जवाब तो गलत है। सवा अपने जवाब मजीद एक्सप्लेन करें, एलैबोरेट करें। और कोई चीज जवाब देना चाहता हो? सर माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी बने होते हैं ना सर, उसके ऊपर ETC प्रेजेंट होती है। मरियो का जवाब जरा बेहतर है। क्या देखिए, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होती है, उन फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं। अब दोबारा गौर कीजिए, जहाँ पे वो मेम्ब्रेन फोल्ड है वहां पे उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी हुई है, आप उसका नाम याद है? F1 पार्टिकल्स। आई एम श्योर सबको याद होगा। याद है? भूल चुका हुआ है? जी सर, पढ़े हुए हैं। चलो फिर सुन लें। क्रिस्टी जिसके ऊपर F1 पार्टिकल लगे हुए हैं, डायग्राम में चंद एक शो किए थे, ज्यादा मकदार में होते हैं, वहां पे वो जो इनर मेम्ब्रेन है जहां पे F1 पार्टिकल्स लगे हुए हैं, उस F1 पार्टिकल को शामिल करते हुए जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वहां पे लोकेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। और ये था जी इसका लिंक। बहरहाल अब जैसे बात हुई है कि उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम मौजूद है। यहाँ पे जो कि नेम दिए साइटोक्रोम B, C1, C, साइटोक्रोम A3, A3 एक्सेट्रा, ये नाम दिए हुए। आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं और साइटोक्रोम 559, साइटोक्रोम 665 और ऑनवर्ड इनके साथ कहीं नंबर लिखे हुए देखे हो किसी की नजर से गुजरे हैं? एनीवन? किसी ने भी साइटोक्रोम के साथ कोई नंबर लिखा हुआ देखा हो कहीं पे? यानी ये ABC वाला नहीं, साइटोक्रोम 559 और ऑनवर्ड कुछ यूं का नंबर किसी ने देखा हो, किसी की नजर से गुजरा हो? सर 620 और 720 ये पड़े हुए थे साइटोक्रोम। सर एनर्जी यहाँ पे लाइट जहाँ पे अब्सॉर्ब होती है। नहीं, बट आपने जो नाम बोल रहे हैं वो साइटोक्रोम के लिए नहीं, आपने दो गलत चीजों को मिक्स कर दिया आपस में। आपने फोटो सिस्टम के साथ मिक्स कर दिया इसको। आपने साइटोक्रोम को, इन साइटोक्रोम्स को जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, आपने इसको फोटो सिस्टम्स के रिएक्शन सेंटर से मिक्स कर दिया। जी, और कोई जी? चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग चीज़ों को मुझे लगता है याद रखते हैं पढ़ने के बाद। साइटोक्रोम्स, क्रोम का लफ्ज़ खुद इंडिकेट कर रहा है कलर। साइटोक्रोम्स आर पिगमेंट्स, मैंने पिगमेंट लफ्ज़ यूज़ किया था, कलर्ड कंपाउंड है, और हर कलर्ड कंपाउंड किसी खास कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है। अगर कहीं पे कोई नंबर लिखा हुआ हो तो वो नंबर उसके वेवलेंथ को शो कर रहा होता है कि ये किस वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। अगर फर्ज कीजिए कहीं पे साइटोक्रोम या सी लिखे या CYT लिखे आगे सपोज है, फर्ज कीजिए इसमें लिखा हुआ है 450, सपोज कर रहे हैं 450 या 559 अगर नंबर बोला था, तो इंडिकेट करेगा कि ये इस वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब शो करता है। बायोकेमिस्ट्री के मामले में सवाल था जो मैं आपसे पूछ रहा था, आपकी बायोकेमिस्ट्री काफी माठी वाली। जी, हमारे 2 पार्ट्स हो गए जी। बात हो रही थी कि साइटोक्रोम B, C और ऑनवर्ड। जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जी, या दोबारा नोट कीजिएगा, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड के ऊपर दोबारा कि इसका दूसरा नाम क्या है। बहरहाल
जो रिजल्ट निकला वो है कि यहाँ भी एडीपी और फास्फेट मिले और एटीपी बन गई। उसके बाद साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3 आखिरी स्टेप में जी ये सारा कुछ जो था ये कॉम्प्लेक्स 3 था। यहाँ पर आखिरी पॉइंट जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, प्रोटॉन शो किए गए हैं और वाटर बन रहा है, लास्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड साइटोक्रोम। और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स 4 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4 और एंजाइम जो स्पेशल एंजाइम है यहाँ उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये लफ्ज पहली बार यहाँ पे आया है ऑक्सीडेज। इससे पहले जो नाम आ रहे थे NADH रिडक्टेज, FADH रिडक्टेज, वो सब के सब रिडक्टेज थे। यहाँ पे पहली बार लफ्ज आया है ऑक्सीडेज। ये इस लफ्ज नहीं लिखे हुए, मैं कल्चर के रेफरेंस नहीं बल्कि बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से साथ लेके चल रहा हूँ ताकि दोनों मैच हो जाए आपस में। ये ना हो कि आवाज में कहेंगे कि आपने यहाँ उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया जो फलां जगह पे दी। अब दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम ये कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन जो चीज़ अब आपके सामने एंड के ऊपर आई है, it is the last step of respiration in which oxygen is directly utilized to form water. आखिरी स्टेप है रेस्पिरेशन का जिसमें ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और एटीपी के फॉर्मेशन अब पानी का मॉलिक्यूल बनता है। आखिरी स्टेप। और ज़ाहिर है कि अगर NADH3 और FADH2 तो एटीपी हासिल हो गई हमें इस सेक्शन में। चुनांचे यहाँ भी एंजाइम ऑक्सीडेज है, लेकिन ये भी याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसी वक्त चल सकती हैं अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, कंडीशन एनारोबिक हो, तो ना ही क्रेब्स साइकिल हो सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो सकती है। ये है जी ऑल अबाउट। कैल्विन ने एक टेबल दिया हुआ है, अगरचे मेरा नहीं ख्याल कि कोई माइक्रोबायोलॉजी में ये सॉल्व देगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दिया हुआ है किस लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इन्वॉल्व है। ये मैथमेटिकल फिगर सारे, पहले स्टेप में 0.32 है और आखिरी में प्लस 0.82 है। हम परसेंट वोट इन्वॉल्व हुए हैं। बहरहाल ये टेबल है, टेबल में एक बार देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई MCQ भी आया होगा इस लेवल का, लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। जी हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से, लेकिन मैंने एक लफ्ज को खास तौर पर एक्सप्लेन करना है। हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी को बाद में नाम एक दिया गया था रेस्पिरेटरी चेन। जी अब ये पेल्जर के रेफरेंस से सॉल्व नहीं है बल्कि बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से है। क्या आपने इसको किसी और नाम से भी पढ़ा हुआ है कि नहीं? सर प्रोटॉन ट्रांसफर चेन के नाम से। जी बिल्कुल उस्मान का जवाब दुरुस्त है। इसी का दूसरा नाम प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है। कौन सा नाम बेहतर है, ETC इलेक्ट्रॉन चेन या प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और क्यों? सर इन एक्चुअल देखा जाए तो प्रोटॉन की ट्रांसफर हो रही है, इसलिए यही ज्यादा बेहतर है। जी उस्मान के दो जवाब हैं, दोनों ठीक हो गए। और कुछ जवाब देना चाहता हूँ? और कुछ जवाब नहीं देना चाह रहा है? चलिए मैं एक बार क्लास में नजर मार लूँ, क्लास में कौन कौन बैठे हुए हैं इससे भी। चलें उस्मान का जवाब दुरुस्त है जी, उस्मान ने जो कहा है। अब जरा सुन लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। किसी को इसकी हिस्ट्री का पता है? किसी को इस चीज की हिस्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तारीख के हवाले से एक फिक्र है जी कि तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोग तारीख से सबक नहीं सीखते। चलो फिर सुन लीजिए। अब से तकरीबन 125 साल पहले का ज़माना है। अब लोगों ने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, कुछ यूं की चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आई एम श्योर आप उनसे वाकिफ होंगे। याद है, भूल चुके हैं नाम? सर पढ़े हुए हैं। उस दौर में याद है। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट की सारी तवज्जो इलेक्ट्रॉन पे चली गई
उन्होंने देखा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, चूंकि बिजली बड़ी मशहूर मरूफ है जी, बिजली जब तारों में बिजली जोड़ रही है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो सारी की सारी तवज्जो इलेक्ट्रॉन पे चली गई और उस वक्त वो यूनिट बनाया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो फेजर का मैंने नाम लिया था, इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेफरेंस से जो है वो फिगर दी गई है, ये यूनिट अब तक यूज हो रहा है। अब उस दौर में अब याद रखिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है बायोलॉजी ज़्यादा एडवांस होती है, पहले रिसर्च उधर होती है फिर वो यूटिलाइज होती है बायोलॉजी की तरफ। फिजिक्स वालों ने ये यूनिट यूज़ किया और कहा जी इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये ट्रैवल करते हैं तो एनर्जी ट्रैवल करती है। हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया और उनके पीछे भी चल पड़े, हमने भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। हमारी सारी की सारी किताबें 1910 से लेकर 1970 तक जो चलती रही, वो सब इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर चलती रही। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एनर्जी आ रही है, जा रही है, सारा काम इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। 1970s में कुछ नई चीज़ें सामने आई, साइंटिस्ट ने चीज़ें नोट की और देखा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो एनिमल्स हैं या प्लांट, उनमें इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में प्रोटॉन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। और जब ये चीज़ सामने आई तो उस सारी की सारी इमारत का धन तख्ता हो गया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। शुरू में कुछ साइंटिस्ट ने उसका नाम चेंज करके रेस्पिरेटरी चेन रखा, लेकिन याद रखिए कि रेस्पिरेटरी चेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया कवर होगा। आप ऑलरेडी जानते हैं, जब आप बचपन से वाकिफ हैं, सेमेस्टर 4 में आपने बॉटनी में फोटोसिंथेसिस पढ़ी हुई। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है, जिसको आपने जी स्कीम के नाम से या लाइट एक्शन के नाम से पढ़ा है, आई एम श्योर याद होगा आपको। वहाँ भी साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल इस चीज़ को सामने रखते हुए फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये नाम तो ठीक नहीं है, ना तो ईटीसी नाम ठीक है और ना ही रेस्पिरेटरी नाम ठीक है। इसका जो बेस्ट नेम है वो है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आसान ज़बान में ये कह दीजिए कि जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो बेशक हो रहा है, साथ हो रहा है, लेकिन बायोलॉजी की कल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ वो एनिमल्स में हो रहा है, रेस्पिरेशन में या प्लांट्स में हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं चंद और लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अब डिपेंड करता है आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, आपने कहाँ से पढ़ा था, किसने आपको क्या पढ़ाया। क्या आपने कहीं पे पीएच ग्रेडियंट पढ़ा है, कहीं पे लफ्ज़ पीएच ग्रेडियंट? सर पढ़ा था कहाँ पे? सर, बॉटनी में कीमियोस्मोसिस में पढ़ा था शायद। चलो ठीक है। बहरहाल नोट कीजिए कि जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन सॉफ्टवेयर के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकली है और उससे एटमी बन गई है। तो जब आप स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे